फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि रनिंग जो टॉपिक चल रहा है हमारा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति, और उसमें अब तक हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट वाज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और कहाँ पे ये इस्टेब्लिश हुई थी और क्या क्या फैक्टर्स थे इसके जो फाउंडेशन में किन किन फैक्टर्स का मेन योगदान रहा, यानी क्या एक्सपेरिमेंट हुए थे जिनके कारण इनका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। और सबसे पहले ये किस प्रकार ब्रिटेन में आई ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो उससे आगे जो टॉपिक है, यानी औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड में जिन उद्योगों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी उनके अंदर लोहा और कोयला उद्योग, कपास की यानी कॉटन की वीविंग और कताई उद्योग, स्टीम पावर का उद्योग और नहरों और रेलों के जो इंडस्ट्रीज थे वो प्रमुख रहा है। लोहा और कोयला उद्योग के विकास में अब्राहम डर्बी प्रथम, अब्राहम डर्बी द्वितीय, अब्राहम डर्बी तृतीय, जॉन विल्किंसन, हेनरी कॉर्ट, हम्फ्री डेवी, हेनरी बेसमेर आदि का प्रमुख योगदान रहा था कोल एंड आयरन इंडस्ट्रीज में। आइए शुरू करते हैं। इंग्लैंड वाज फॉर्चुनेट इन द कोल एंड आयरन ओर। इंग्लैंड इस मामले में सौभाग्यशाली था कि वहाँ पे लोहा यानी लो अयस्क और कोयला दोनों ही भरपूर मात्रा में थे। अगर हम बात करें तो मैप में आप देख सकते हो जो भी ये आपको दिखाए जा रहे हैं सेंटर, बर्मिंघम, लिवरपूल, मैनचेस्टर, शेफील्ड, यॉर्कशायर, शॉर्पशायर, लंदन, ये सभी आयरन और कोल के यहाँ पे प्रचुर मात्रा में भंडार मिले। तो इंग्लैंड वाज फॉर्चुनेट इन दैट कोल एंड आयरन और यानी लो अयस्क और कोयले में वो समृद्ध था। द स्टेपल मटेरियल फॉर मैकेनिज्म वर plentifully available as were their other mineral lead, copper and tin। यानी कोयला और लो अयस्क तो वहाँ पे था ही था, इसके अलावा उद्योगों में काम आने वाले जो अन्य खनिज थे यानी सीसा, कॉपर और तांबा भी खूब मिलते थे, जिसके कारण मशीनीकरण आसान हुआ। दैट वर यूज्ड इन इंडस्ट्री, जिनका प्रयोग उद्योगों में प्रमुख रूप से होता था। हाउएवर अंटिल द 18th सेंचुरी, यद्यपि 18वीं शताब्दी तक, देयर वाज स्कार्सिटी ऑफ यूजेबल आयरन, वहाँ पे इस्तेमाल योग्य लोहे की कमी थी। यानी लोहा पूरी तरह से वहाँ पे मशीनों में जो मशीनों के लिए लोहा चाहिए था उसकी पूरी तरह से प्रोसेस चालू नहीं हुआ था, यानी पूरी तरह से मेल्टिंग नहीं हो रहा था। तो उसकी स्मेल्टिंग की जो प्रक्रिया थी वो अनप्रोसेस में थी। आयरन इज ड्राउन आउट फ्रॉम और एज प्योर लिक्विड मेटल बाय ए प्रोसेस कॉल्ड स्मेल्टिंग। जो लोहा प्रगलन की प्रक्रिया के द्वारा लो खनिज में से शुद्ध तरल धातु के रूप में लोहा निकाला जाता था, यानी तरल धातु के रूप में लोहा निकाला जाता था। तो उस लोहे से यानी उस स्मेल्टिंग किए गए लोहे से मशीनें इतनी आसानी से नहीं बनाई जा सकती थी। तो दिस हैड सेवरल प्रॉब्लम्स, इसमें काफ़ी समस्याएं थी। चारकोल वाज टू फ्रैगल टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस, और इस प्रक्रिया के लिए चारकोल यानी काठ कोयले का प्रयोग किया जाता था। और काठ कोयले के ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि काठ कोयला जो होता है वो लकड़ी से बनाया जाता था,
क्योंकि कोल माइन से कोयला निकालने का प्रोसेस था वो भी उस समय तक चालू नहीं हुआ था। तो काठ कोयले का प्रयोग लोहे को मेल्ट करने के लिए किया जाता था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि काठ कोयला अधिक मात्रा में हीटिंग नहीं उत्पन्न कर पाता है, जिसके कारण लोहे की मेल्टिंग थी वो आसानी से नहीं हो पाती थी। और दूसरा जो काठ, इट वाज टू फ्रैगल टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस, इसे लंबी दूरी तक ले जाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि इस प्रक्रिया में उसके टुकड़े भी हो जाते थे। तो इसके कारण इट इम्प्योरिट्स प्रोड्यूस पुअर क्वालिटी आयरन, इसके कारण लोहे की जो क्वालिटी थी वो इतनी उत्तम नहीं निकल पाती थी। इट वाज इन शॉर्ट सप्लाई बिकॉज फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड फॉर टिम्बर। और इसकी एक और समस्या थी कि लकड़ी के लिए जो पर्याप्त मात्रा में काठ कोयला वो अवेलेबल भी नहीं था, क्योंकि जंगल भरपूर मात्रा में टिम्बर यानी जो फर्नीचर का उद्योग होता है उसके लिए लकड़ियां काट ली गई थी। तो द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम हैड बीन सॉट 4 years बिफोर। इट वाज सोल्व बाय ए फैमिली ऑफ आयरन मास्टर। तो इस समस्या का हल था वो काफ़ी दिनों से ढूंढा जा रहा था, और and it could not generate the solution to this problem had been sought 4 years before. It was solved by a family of iron master. लेकिन अंततः इस समस्या का समाधान एक जो लोहा उस्ताद था श्रोपशायर का, जिसका नाम है ट्रबी फैमिली, तो इस समस्या का समाधान ढूंढा ट्रबी फैमिली ने इन दी कोर्स ऑफ ए हाफ सेंचुरी, यानी आधी शताब्दी के दौरान। 3 जनरेशन ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार की 3 पीढ़ियों ने इस प्रोसेस में काम किया। ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, यानी उसके दादा, पिता और पुत्र जो सभी ट्रबी फैमिली के नाम से जाने जाते थे, ब्रॉट अबाउट ए रिवोल्यूशन इन द मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, और जिसके कारण धातुक्रम उद्योग था। इन धातुक्रम उद्योग वो होता है जिसके कारण एक प्यूरिफाई रूप से, यानी कि एक्सट्रैक्ट क्वालिटी में धातु को निकाला जा सके। तो ऐसी धातु के बनाने की प्रक्रिया में ट्रबी फैमिली का सबसे बड़ा योगदान रहा। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, दिस वाज ए ब्लास्ट फर्नेस दैट वुड यूज कोक विच कुड जनरेट हाई टेम्परेचर। कोक वाज ड्राइव्ड फ्रॉम कोल बाय रिमूविंग द सल्फर एंड इम्प्योरिटीज। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किया, जिसमें कोक का ब्लास्ट फ्लोरेंस वो होता है एक दमन भट्टी, जिसके अंदर जो अस्त व्यस्त लोहा होता है वो उसके अंदर, यानी जो आयरन ओर होता है वो उस ब्लास्ट फ्लोरेंस में डाला जाता है, और जिसको फिर हाई टेम्परेचर पे उसको मेल्ट किया जाता है। तो उस दमन भट्टी के लिए उन्होंने सबसे पहले कोक का इस्तेमाल ट्रबी फैमिली ने किया था, क्योंकि कोक में हाई टेम्परेचर का हीट उत्पन्न करने की शक्ति थी। इस आविष्कार का फल यह हुआ कि तब से लेकर के जो भी ब्लास्ट फ्यूरेंस थी उसमें काठ कोयले का चलन लगभग समाप्त हो गया, और इन भट्टियों से जो पिघला हुआ लोहा निकलता था उसका सबसे बड़ा सुधार क्या हुआ कि उस लोहे को लंबाई तक रोल किया जा सकता था, यानी उस लोहे को पीट करके और बहुत लंबा प्रोसेस में उसको बढ़ाया जा सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था जिसके कारण मशीनें बनना आसान हो गई थी, यानी ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस प्रकार की लोहा का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और जिसमें आगे चल करके उन्होंने जॉन विल्किंसन, जिसने सबसे पहले लोहे की कुर्सियाँ
बनाई और लोहे की पाइपें बनाई, जिसके कारण जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ कि जो पाइपलाइन जो बनी थी तो उनके कारण पानी की सप्लाई की जो लाइनें थी वो बिछाने में आसान हो गई। ऐसे ही अगर बात करें, जैसे हमने लोहे के प्रोसेस के बारे में जाना कि पहला जो लोहा होता था उसको जो हाई टेम्परेचर पे उसको मेल्ट करने के लिए काठ कोयले का प्रयोग किया जाता था, लेकिन ड्रबी फैमिली ने सबसे पहले उसको मेल्ट करने के लिए और कोक का प्रयोग किया और उस कोक के हाई टेम्परेचर के कारण एक फिनिशिंग क्वालिटी का लोहा उत्पन्न होने लगा, जिससे मशीनें बनना आसान हो गया। ऐसे ही कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग, कपास की कताई और बुनाई में क्या सुधार हुए? तो ब्रिटिश हैड ऑलवेज वोवन क्लॉथ आउट ऑफ वूल एंड फ्लैक्स टू मेक लिनन। ब्रिटेन हमेशा ऊन और सन से कपड़ा बुनता था। वूल एंड फ्लैक्स टू मेक लिनन, यानी लिनन से कपड़ा बनता। लिनन को कहते हैं सन, जिसको खेतों में बोया जाता है। फ्रॉम द 17th century the country had been importing bales of cotton cloth from India at great cost। 17वीं शताब्दी से इंग्लैंड भारत से बड़ी लागत पर सूती कपड़े की गांठों का आयात करने लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी तो उन्होंने महाराष्ट्र और दक्कन के एरिया में भरपूर मात्रा में कपास उगवाना इंडियन फार्मर्स से शुरू कर दिया था और भारत उस समय कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश उन्होंने बना दिया था। तो सूती कपड़े की गांठों का आयात करता था, लेकिन एज द ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का उस पर अधिकार हो गया, इट बिगेन टू इम्पोर्ट अलोंग विद क्लॉथ रा कॉटन। तो उन्होंने कपड़े की गांठों के साथ कच्चा जो और कपास होता था यानी रुई होती थी उसका भी आयात करना शुरू कर दिया। विच कुड बी स्पन एंड वूवन इनटू क्लॉथ इन इंग्लैंड, जिसकी इंग्लैंड आने पर कताई की जाती थी और उससे कपड़ा बुना जाने लगा। टिल द अर्ली 18th century स्पिनिंग हैड बीन टू स्लो, लेकिन 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इस काम की जो गति थी वो बहुत धीमी थी। एंड लेबोरियस दैट 10 स्पिनर्स मोस्टली वुमेन, यानी एक बुनकर के लिए अगर धागा चाहिए तो 10 व्यक्तियों को सूत काटने वाले लोगों की ज़रूरत होती थी। यानी एक बुनकर अगर कपड़ा बुन रहा है तो उसको 10 स्पिनिंग करने वाले लोग चाहिए जो सूत काट सकें, यानी जो रा कॉटन होता था उससे धागा वो निकाल सकें, तब बुनकर जाकर के कपड़ा बुनाता था, उस कपड़े की वीविंग होती थी। देयरफॉर व्हाइल स्पिनर्स वर ऑक्यूपाइड ऑल डे, और सूत काटने वाले सारे दिन लगे रहते थे, और वीवर्स वेटेड आइडली टू रिसीव यार्न, और स्पिनर जिनको धागे की ज़रूरत होती थी वो हमेशा बुनकरों का इंतज़ार करते रहते थे। इसलिए इस काम में सबसे अधिक समय बर्बाद होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के आविष्कार के कारण कच्ची रुई को काट करके जैसा ही उससे धागा बनाने की रफ्तार बढ़ी, यानी उसके अंदर सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो हुआ था द फ्लाइंग स्टल लूम, डिजाइन बाय जॉन के, यानी सबसे जो पहली मशीन बनाई थी जिससे धागा बनाने की स्पीड बढ़ी और धागा भी मजबूत होता था। तो फ्लाइंग स्टल डिजाइन बाय जॉन के इन 1733 मेड इट पॉसिबल टू वीव broader fabrics in less time and consequently called for more yarn that could be supplied at the pulling piece of spinning। यानी फ्लाइंग स्टल एक उड़न तरी बनाई जिससे धागा काटना आसान हो गया और जिसकी मदद से अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना भी संभव हो गया। तो उसका रिजल्ट क्या आया कि कपड़े बनाने की रफ्तार भी
आगे जा कर के बढ़ गई। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था स्पिनिंग जेनी वाज ए मशीन मेड बाय जेम्स हारग्रीव्स in 1765 on which a single person could spin several threads of yarn simultaneously। यानी जेम्स हारग्रीव ने 1765 में एक स्पिनिंग जेनी नामक मशीन बनाई जिस पर एक अकेला व्यक्ति ही एक साथ कई धागे काट सकता था। जैसा कि हम अभी पढ़ रहे थे कि एक बुनकर को धागा देने के लिए 10 व्यक्तियों की ज़रूरत होती थी, यानी 10 व्यक्ति सूत काटते थे, उसके बाद धागा बड़ी मुश्किल से वीवर को मिल पाता था। लेकिन स्पिनिंग जेनी और फ्लाइंग स्टल के एक्सपेरिमेंट के बाद इवन अगर हम बात करें स्पिनिंग जेनी की तो उससे एक व्यक्ति ही 7 से ज़्यादा धागे निकाल सकता था। और तीसरा जो एक्सपेरिमेंट था वाटर फ्रेम, जिसके इन्वेंशन थे रिचर्ड आर्कराइट, और ये मशीन बनी 1769 में, प्रोड्यूस्ड ए मच स्ट्रॉन्गर थ्रेड देन बिफोर, और जिसकी सहायता से पहले से अधिक मजबूत धागा बनाया जाने लगा। दिस ऑल्सो मेड इट पॉसिबल टू वीव प्योर कॉटन फैब्रिक रादर देन फैब्रिक दैट कंबाइन लिनन एंड कॉटन यार्न, और इससे लिनन और सूती धागा दोनों को मिलाकर कपड़ा बनाने की बजाय अकेले सूती धागे से ही कपड़ा बनाया जाना शुरू हो गया। द म्यूल वाज निकनेम फॉर ए मशीन इन्वेंटेड इन 1779 बाय सैमुअल क्रॉम्पटन दैट अलाउड द स्पिनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड फाइन यार्न। और उसके बाद म्यूल एक ऐसी मशीन थी जिससे काता हुआ धागा बहुत मजबूत होता था। तो द साइकिल ऑफ इन्वेंशन इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट sought in maintain to balance between task of spinning and weaving, concluding with the invention of power loom by Adam Cartwright in 1787। और कपड़ा उद्योग में उन मशीनों के आविष्कारों का दौर जो कताई और बुनाई कार्यों के बीच संतुलन बनाने की बीच का रास्ता निकाल लिया था, उसी दौरान एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम नाम की एक मशीन बनाई जिससे धागा जब भी टूटता था, यानी धागा जब भी टूटता तो वह अपना काम बंद कर देता था। इससे किसी भी तरह की धागे की बुनाई की जा सकती थी, यानी ये मशीन ऑटोमेटिक धागे को टूटने देती ही नहीं थी, ऐसी मशीन थी पावर लूम। तो इसके कारण 1780 के दशक के कपास उद्योग में कई रूपों में अगर बात करें हम, कई रूपों में एक समृद्धि का प्रतीक बन गई, जिसके कारण कपड़ा बनाना आसान हो गया। कच्चे माल के रूप में भी अगर बात करें कपास की तो संपूर्ण रूप से जो इंग्लैंड यानी अमेरिका भी उस समय एक एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा ब्रिटेन के लिए मीडिएटर बन गया था। उसे अमेरिका से भी अधिक मात्रा में कपास मिलनी शुरू हो गई थी, और साथ साथ इंडिया से भी अधिक मात्रा में कपास ले जाई जा रही थी, और जिसका रिजल्ट ये आया कि वहाँ पे वस्त्र उद्योग में एक क्रांति सी आ गई थी, और जिसके कारण जिसका इफेक्ट भारत देश पर भी पड़ा, और यहाँ भी भरपूर मात्रा में जो कपड़े की कीमतों में कमी आ गई थी।